वेलकम टू स्टडी गो विद ज़ीनत। चैप्टर नंबर 5 जो बीएनएस में दे रखा है, इसमें सेक्शन 63 से 99 तक के प्रोविजन है। इन प्रोविजन को दो तरह के ऑफेंसेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सेक्शन 63 से 92 तक वुमन के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं, 93 से 99 तक चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंसेस बता रखे हैं। आज के वीडियो में हम वुमन के अगेंस्ट जो किए जाते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। ये आपके दे रखे हैं सेक्शन 63 से 73 तक के प्रोविजन में। फिर आगे जो है आपके प्रोविजन लाइक क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमन वाले सेक्शन 74 से 79, मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस सेक्शन 80 से 87, कॉजिंग मिसकैरेज वाला ऑफेंस सेक्शन 88 से 92 तक। ये प्रोविजन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे एक एक करके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मेरा टेलीग्राम पर चैनल है स्टडी गो विद ज़ीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करती हूँ वो नोट्स परचेज करने हैं, और जो भी नोट्स मैं बनाती हूँ वो हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में मिलते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको मेरे बनाए हुए नोट्स परचेज करने हैं, जो कंटेंट आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है वही कंटेंट उनमें होता है विद केसेस, और वो मैं अपडेट करती रहती हूँ हर 6 महीने में। सो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्सुअल ऑफेंसेस जब आईपीसी के सेक्शन नंबर 375 से लेकर 376 ई तक के प्रोविजंस में हुआ करते थे, तो इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले हम आईपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस से, जिसको मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में जो विक्टिम थी उसके रेजिस्ट ना करने और किसी तरह की इंजरी विजिबल ना होने के आधार पे कोर्ट ये अज्यूम कर लेती है कि विक्टिम ने जो विक्टिम के साथ सेक्सुअल एक्ट किया गया उस सेक्सुअल एक्ट के लिए कंसेंट दी थी, और इस आधार पे कोर्ट एक्यूज को एक्विट कर देती है। फिर जो कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से आउटरेज होता है, उसकी वजह से 1983 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लाया जाता है, एंड इस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन जोड़ा जाता है, सेक्शन 114A, जो कि ये कहता है कि अगर महिला ने कह दिया कि उसने कंसेंट नहीं दी थी तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, ये मानेगी कि महिला ने कंसेंट नहीं दी थी, जब तक कि एक्यूज प्रूव ना कर दे। अब जो बर्डन है वो चला जाएगा एक्यूज के ऊपर कि वो प्रूव करे कि महिला ने कंसेंट दी थी। आईपीसी के सेक्शन 376 में भी कुछ चीजें अमेंड करी जाती हैं, एंड नए सेक्शंस ऐड करे जाते हैं आईपीसी में, सेक्शन 376A, 376B, 376C, 376D। जब आप बीएनएस एंड आईपीसी के सेक्शन का कंपैरिजन वाला जो लिस्ट लगाया हुआ है मैंने नोटबुक में, वो आप चेक करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेक्शंस बीएनएस में कहां पर हैं। ओके, तो ये जो सेक्शंस हैं आईपीसी में, इनको इंसर्ट करा गया था 1983 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि आया था मथुरा रेप केस की वजह से। फिर एक और केस जो कि बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस किया वो हमारे सामने आता है निर्भया रेप केस के नाम से, जिसको हम कह सकते हैं कि रेप केसेस की हिस्ट्री में ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको इंसान कभी नहीं भूल सकते, इतने हीनियस रेप केसेस थे। तो ये जो रेप केस हुआ, इसके कंसिक्वेंस में लाया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिससे जो रेप का दायरा है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड करा गया, कुछ सेक्शंस में कुछ चीजें चेंज करी गई, नई चीजें ऐड करी गई, और साथ ही कुछ न्यू ऑफेंसेस आईपीसी में ऐड करे गए। सेक्शन 166A, 166B, सेक्शन 326A, 326B, सेक्शन 354A, 354B, 354C, 354D, सेक्शन 376E। तो ये तो आईपीसी में ऐड करे गए। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 146 में एक प्रोवाइजो सब्स्टिट्यूट करा गया, ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन में विक्टिम के कंसेंट को प्रूव करने के लिए उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग उससे कोई क्वेश्चन ना पूछे जाए। और साथ ही सेक्शन 53A भी इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया, और इस तरह से विक्टिम के प्रीवियस सेक्सुअल कंडक्ट को इररिलेवेंट डिक्लेयर किया गया फॉर प्रूविंग कंसेंट। ओके, इसके बाद एक और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 पास किया जाता है, जिससे कुछ पनिशमेंट्स स्ट्रिक्ट करी जाती हैं, न्यू सेक्शंस ऐड करे जाते हैं, जैसे सेक्शन 376AB, 376DA, 376DB, और सेक्शन 376 में एक सबसेक्शन 3 ऐड किया जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो मैरिटल रेप है वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है अगर वो किया गया हो अपनी वाइफ के साथ, जो कि 18 साल से कम एज की नहीं है।
पहले 18 साल की एज नहीं मेंशन थी 15 साल, जिसको इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में चेंज करके कर दिया गया 18 साल। इसके अलावा एक न्यू लॉ भी हमारे सामने आया जो कि था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012, जो लाया गया ताकि जो सेक्सुअल एक्ट्स 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किए जाते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उनको पनिश करने के लिए एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट। इसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, काफी सारी चीजें। इन सब चीजों को पनिश करने के लिए ही ये एक्ट लाया गया है। इसके बाद रिसेंट में एक रेप केस होता है 2024 में, कोलकाता रेप केस, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में मैसिव आउटरेज हो जाता है कि इतना हीनियस क्राइम जिसके बारे में शायद ही कोई हो जिसको पता ना हो। और इसके रिस्पॉन्स में जो वेस्ट बंगाल है वो निकालता है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, जिसमें ये प्रपोजल रखा जाता है कि बीएनएस में, बीएनएसएस में, पॉक्सो एक्ट में कुछ चेंजेस करे जाएं। ओके, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है सेक्सुअल ऑफेंसेस का। एक बार आप लोग कंपैरिजन में चेक कर लेना कि पहले आईपीसी का कौन सा सेक्शन होता था और अब उसका रिप्लेसमेंट बीएनएस में कौन सा सेक्शन है। ओके, यहाँ पर अब हम सिर्फ और सिर्फ बीएनएस के ही सेक्शंस को अच्छे से कवर करेंगे विद केसेस। सेक्शन नंबर 63 रेप को डिफाइन करता है और कहता है कि जो अभी हम 7 परिस्थितियां डिस्कस करेंगे उनमें से किसी भी परिस्थिति में अगर कोई आदमी किसी महिला के साथ करता है या महिला को कंपेल करता है कि महिला करे उस आदमी के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ, क्या चीज यहाँ पे जो एक्ट मेंशन है उनमें से कोई भी एक्ट, तो तब ये माना जाता है कि वो आदमी क्या किया है, वो आदमी उस महिला के साथ रेप किया है। तो क्या क्या है वो एक्ट, लाइक वो पेनिट्रेट करता है अपना पेनिस वुमन के वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में, एनस में, किसी भी एक्सटेंट तक, या फिर वो वुमन के वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में इंसर्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी पार्ट जो कि पेनिस नहीं है किसी भी एक्सटेंट तक, या फिर वुमन के किसी भी बॉडी पार्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है ताकि वुमन के वेजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में या किसी बॉडी पार्ट में पेनिट्रेशन हो, या फिर अप्लाई करता है अपना माउथ वुमन के वेजाइना में, एनस में, यूरेथ्रा में, जो आगे दी गई हैं परिस्थितियां उनमें से किसी भी परिस्थिति में, तो तब ये कहा जाता है कि वो आदमी रेप वाला ऑफेंस किया है। तो क्या क्या है वो परिस्थितियां? नंबर फर्स्ट, अगेंस्ट हर विल, अगर वो एक्ट किया गया महिला के साथ उसकी विल के अगेंस्ट तो वो रेप होगा। अगेंस्ट हर विल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महिला ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, या वो रेजिस्ट कर रही थी, वो अनविलिंग थी, या वो अपोज कर रही थी। ये चीजें साफ तौर पर दिखाती हैं कि वो चीज उसके साथ उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी, अगेंस्ट हर विल वो चीज हो रही थी। ये कहा गया था छोटे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 के केस में, और अगेंस्ट हर विल हो रही है तो तब वो रेप वाले ऑफेंस में फॉल होगी। नेक्स्ट चीज है विदाउट हर कंसेंट। तो कोई भी सेक्सुअल एक्ट अगर किया जाता है महिला की क्लियर कंसेंट से, बिना कोई उसके ऊपर प्रेशर डाले, बिना उसके साथ फ्रॉड किए, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, महिला ने जो कंसेंट है वो कम्युनिकेट करी थी एक्सप्लिसिटली थ्रू वर्ड्स, जेस्चर या किसी अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में बिफोर द अकरेंस ऑफ दैट एक्ट, एंड वो कंसेंट इन्फॉर्म करी गई थी एंड वो अनइक्विविकल थी, स्पष्ट थी, क्लियर थी, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो तब माना जाएगा कि जो एक्ट उसके साथ किया गया वो था विदाउट हर कंसेंट। ये कहा गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में, और साथ ही लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 के केस में। ये केस आपने ध्यान रखना है कि ये रिलेटेड है 2 फिंगर टेस्ट से। अब सवाल ये आता है कि अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट का मतलब क्या है? अगेंस्ट हर विल जो चीज होती है वो क्लियर इंडिकेशन देती है साथ साथ में विदाउट हर कंसेंट का। अगेंस्ट हर विल यानी कि किसी तरीके से रेजिस्टेंस किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो चीज की जा रही है वो मर्जी से नहीं की जा रही है। लेकिन विदाउट हर कंसेंट में जरूरी नहीं है कि जो एक्ट किया जा रहा हो वो अगेंस्ट हर विल किया जा रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि कंसेंट लेने का तरीका ही ऐसा होता है जिसकी वजह से कंसेंट मानी ही नहीं जाती है, कंसेंट इनवैलिड हो जाती है। जैसे कि आर वर्सेस फ्लैटरी का केस। इस केस में एक डॉक्टर 19 साल की लड़की के साथ रेप करता है, उस 19 साल की लड़की को ये विश्वास दिला के कि जो चीज उसके साथ वो कर रहा है वो अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो यहां उस लड़की ने किसी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं किया, एंड अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट
उसने अपनी कंसेंट दे दी, तो ये कंसेंट ही नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कि जो एक्ट किया गया है वो किया गया है विदाउट हर कंसेंट, और फिर वो बन जाता है रेप। सिमिलरली आर वर्सेस विलियम्स के केस में भी यही चीज हुई थी कि एक म्यूजिक टीचर अपनी स्टूडेंट को ये विश्वास दिलाता है कि वो उसके साथ जो चीज कर रहा है उससे क्या होगा, उस लड़की की जो आवाज है वो अच्छी हो जाएगी। तो वो इस बिलीफ में वो चीज करने देती है, किसी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं करती है। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि अगेंस्ट हर विल हुआ, बट क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि विदाउट हर कंसेंट हुआ, क्योंकि जिस तरह की कंसेंट उसने दी है वो कंसेंट ही नहीं होती है। और क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि सेक्शन 28 बीएनएस का ये बात क्लियर करता है कि अगर कंसेंट दी जाती है अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या फिर ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, जिस एक्ट के लिए कंसेंट दी जा रही है, जिसको कंसेंट दी जा रही है, वो सामने वाला बंदा जानता है कि ये कंसेंट इस वजह से ली गई है। एंड अगर कंसेंट देने वाला पर्सन 12 साल से कम हो, बट ये वाली चीज रेप वाले केसेस में नहीं अप्लाई होती है, रेप वाले केस के लिए थोड़ी एज ज्यादा है। 18 साल से कम उम्र की जो विक्टिम होती है उसकी कंसेंट ही नहीं मानी जाती है। रेप वाले ऑफेंसेस में ध्यान रखना है कि विक्टिम की कंसेंट जब वो अंडर 18 है इररेलेवेंट होती है। तो इनमें से किसी भी परिस्थिति में अगर कंसेंट ऑब्टेन करके एक्ट किया गया तो वो कंसेंट ही नहीं मानी जाती है। ये माना जाता है कि वो एक्ट हुआ है विदाउट कंसेंट। और कंसेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शन भी बताए। अब मैं बताऊंगी उन सेक्शन के बजाय बीएसए में कौन से सेक्शन हैं। तो बीएसए में सेक्शन 120 जो दे रखा है वो रिप्लेसमेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114A का। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाता है, अगर विक्टिम ये कह दे कि उसकी कंसेंट नहीं थी, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि उसने कंसेंट नहीं दी थी। उसकी इस बात का कोर्ट सम्मान करेगी और मान रखते हुए ये मानेगी कि कंसेंट वाकई में विक्टिम ने नहीं दी थी। यहां पर लिखा है शैल प्रिज्यूम, इट मींस कि ये है रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको एक्यूज रिबिट कर सकता है कॉन्ट्ररी प्रूफ करके। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है फिर एक्यूज के ऊपर ये प्रूफ करने का कि विक्टिम ने कंसेंट दी थी। ये कहा गया था नवाब खान वर्सेस स्टेट 1990 के केस में। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर कंसेंट ऑब्टेन करी जाती है महिला को या जिसमें भी महिला इंटरेस्टेड है उसको डेथ कॉज करने का, हर्ट करने का भय देकर, लाइक जैसे कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश 1992 के केस में हुआ था। इस केस में एक महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाता है, उसकी कंसेंट किस तरह से लेकर उस महिला के माइंड पे डर डाल के, किस चीज का, कि अगर आपने मना किया तो फिर आपके पति को खूब मारा जाएगा। लेकिन भले ही उसने कंसेंट दे दी हो, जैसा कि दी है उसने कंसेंट अंडर द फियर ऑफ डेथ और हर्ट, ये कंसेंट ही नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूट करेगी रेप वाला ऑफेंस। क्लोज 4 ये कह रहा है कि अगर महिला की कंसेंट से वो सेक्सुअल एक्ट करेगा महिला के साथ, महिला को ये विश्वास दिला के कि जो आदमी उसके साथ कर रहा है वो चीज, वो भाई उसका लॉफुली मैरिड हस्बैंड है एंड वो जानता है कि ऐसा नहीं है। इस तरह के बिलीव में डालकर जो कंसेंट ली जाती है वो इन द आई ऑफ लॉ इनवैलिड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सावधान इंडिया में एक एपिसोड देखा था, उसमें एक सीन दिखाया था ऐसा कि एक बुढ़ा सा आदमी होता है, वो अपने लड़के से एक लड़की की शादी कराता है। ठीक है, अब शादी करा दी, ये प्रिटेंड करा कि शादी करवा रहा है वो अपने लड़के से, करवा दी शादी। एंड जब सुहागरात का टाइम आता है उस दौरान पहले वो अपने बेटे को भेजता है, और जैसे ही लाइट बंद होती है उसके बाद बेटे को वहां से बाहर भेज के खुद चला जाता है। और जो महिला है वो ये सोच रही होती है कि जो चीजें उसके साथ करी जा रही हैं वो उसका पति ही कर रहा है, एंड वो आदमी जानता है कि वो उसका पति नहीं है। तो यहां पर जो केस बनेगा रेप वाला वो जाएगा सेक्शन 63 के क्लोज 4 में। क्लोज 5 ये कह रहा है कि कंसेंट तो दी है महिला ने, लेकिन जिस चीज के लिए उसने कंसेंट दी है उसको पता ही नहीं है कि उसका क्या नेचर है, क्या कंसीक्वेंस हो सकता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाली लड़की है, या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर उसको कोई ऐसा सब्सटेंस दिया गया है जिससे कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि जिस चीज के लिए वो कंसेंट दी है वो चीज है क्या। लाइक वो कोई नशीला पदार्थ हो सकता है और वो दिया है उस महिला को उस आदमी ने ही जिसने उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करा है, या किसी और ने भी दिया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
ये चीज़ आपने किसी ना किसी नाटक में ज़रूर देखी होगी या किसी ना किसी मूवी में ज़रूर देखी होगी कि कोई लड़की गई है बार में, वहाँ उसकी ड्रिंक में कुछ मिला के उसे पिला दिया और फिर ले गए, उसे कर दिया उसके साथ कांड। तो इस तरह से ली गई जो कंसेंट है ये क्रिएट करेगी रेप वाला ऑफेंस। क्लोज नंबर 6 बात ये करता है कि अगर लड़की की एज 18 साल से कम है, फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कंसेंट दी है कंसेंट नहीं दी है, माना यही जाएगा कि ऐसे मामलों में कंसेंट इररेलेवेंट होती है। पहले ये जो 18 साल वाली एज थी ये 16 ईयर्स लिखा होता था यहाँ पे, इसको चेंज करके 18 किया गया था बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। क्लोज 7 ये कह रहा है कि जो महिला है वो अगर ऐसी सिचुएशन में है कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती है कंसेंट, इसका एक बेटर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो कोमा में है। और इससे रिलेटेड भी मैंने एक एपिसोड देखा था, उसमें भी ऐसे होता है कि जो लड़की थी वो कोमा में चली गई, अब जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था वो उसके साथ रेप कर देता है एंड कोमा में ही वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो ये ऐसी परिस्थिति थी जहां पर महिला कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती थी कंसेंट। सीधे एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1 ये कहता है कि जो मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है वो रेप नहीं होता है। अगर किसी मेडिकल प्रोसीजर के तहत कोई पेनिट्रेशन किया जा रहा है, लाइक कोई एक्ट इस तरीके का किया जा रहा है जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, बट वो पार्ट है एक्चुअल में मेडिकल प्रोसीजर का, तो तब वो रेप नहीं माने जाएंगे। दूसरा एक्सेप्शन है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप हालांकि एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने का, बट ये कोई ऑफेंस नहीं होता है। एक आदमी जिसकी वाइफ 18 से ऊपर की है उसके साथ उसकी मर्जी के बिना अगर सेक्सुअल एक्ट करता है तो वो चीज रेप नहीं मानी जाती है, मानी जाती है मैरिटल रेप विच इज नॉट पनिशेबल। लेकिन इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए काफी जद्दोजहद आजकल के टाइम पर की जा रही है एंड रिसेंट में हरिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से पिटीशंस भी दायर करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट स्टिल ये अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। लेकिन अगर वाइफ की एज 18 से कम है तो तब तो रेप वाला ऑफेंस बनता है, बट ऐसे ऑफेंस की कॉग्निजेंस कोर्ट एज पर सेक्शन 219 सबसेक्शन 6 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सिर्फ तभी लेगी जब जो विक्टिम है जिसके साथ 18 साल से कम उम्र की एज में उसके हस्बैंड ने सेक्सुअल एक्ट करा था, वो ऑफेंस के कमीशन की तारीख से 1 साल के अंदर अपना केस दाखिल करवा देती है। इसके अलावा अगर ऐसा है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं और फिर वाइफ के साथ वो जबरदस्ती इंटरकॉर्स अगर करे तो तब सेक्शन नंबर 67 ऑफ बीएनएस का रोल आता है। सेक्शन 67 बीएनएस का ये कहता है कि जो कोई भी सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है अपनी वाइफ के साथ, जो वाइफ उसकी उससे सेपरेट रह रही है, चाहे अंडर अ डिग्री ऑफ सेपरेशन या फिर किसी और वजह से अलग रह रही है, तो उस वाइफ के साथ विदाउट हर कंसेंट अगर वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है तो वो लायबल होगा मिनिमम 2 ईयर के इम्प्रिजमेंट के लिए एंड मैक्सिमम 7 साल के इम्प्रिजमेंट के लिए, और ऐसे इम्प्रिजमेंट के साथ फाइन भी इंक्लूड होगा। यहां पर सेक्सुअल इंटरकॉर्स का मतलब जो एक्ट हमने सेक्शन नंबर 63 के क्लोज ए से डी तक पढ़े उनमें से कोई भी एक्ट हो सकता है। ओके, तो यहां पर आपको यह चीज क्लियर है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ किए गए सेक्सुअल एक्ट के लिए पनिशमेंट के लिए कब लायबल हो सकता है। पहला तब जब उसकी वाइफ की एज 18 से कम है, दूसरा तब जब उसकी वाइफ उससे अलग रह रही है, यानी कि उसका केस सेक्शन नंबर 67 ऑफ बीएनएस में फॉल हो रहा है। ओके, यहां पर आपका सेक्शन नंबर 63 कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर 63 से आपको रेप के बारे में काफी सारी चीजें पता चल गई होंगी। अब सेक्शन नंबर 64 से शुरू होती हैं रेप वाले ऑफेंस की पनिशमेंट्स। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 64 का सबसेक्शन 1 जनरल पनिशमेंट बताता है रेप की। कहता है कि सबसेक्शन 2 में जो केसेस कवर हो रहे हैं अगर वो नहीं है एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बाकी जो रेप के मामले होते हैं उनमें कन्विक्टेड पर्सन को पनिशमेंट दी जा सकती है मिनिमम 10 ईयर्स की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट, जिसके साथ फाइन भी ऐड होगा। वहीं अगर सबसेक्शन 2 में जो हम देखेंगे परिस्थितियां उनमें अगर किया जाता है रेप तो तब मिनिमम पनिशमेंट जो होती है सेम ही है जो ऊपर देखी, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट उतना लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड करी जा सकती है जो कि कन्विक्टेड पर्सन की बची हुई पूरी लाइफ तक एक्सटेंड होगा, और साथ में फाइन तो ऐड ही है। कौन कौन सी परिस्थितियां बता रखी हैं सबसेक्शन 2 में जिनमें इनहेंस पनिशमेंट मिल रही है फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। लाइक जैसे कि अगर कोई पुलिस वाला
अपने स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में ही रेप कमिट कर दे, या किसी स्टेशन हाउस की प्रीमाइस में रेप कमिट कर दे, या उसकी खुद की कस्टडी में या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर की कस्टडी में जो महिला है उसके साथ रेप कमिट कर दे, या फिर इस तरह की महिला के साथ अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रेप कमिट कर रहा है, या आर्म फोर्सेस के जो मेंबर हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने डिप्लॉय करे हुए हैं, तो उन आर्म फोर्स के मेंबर में से अगर कोई मेंबर उस पर्टिकुलर एरिया में ही रेप कमिट कर दे, या फिर कोई जेल, रिमांड होम, या जैसे कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, तो वहां पर जैसे कि कोई महिला जो है उसके साथ वहां का कोई स्टाफ मेंबर या वहां का जिसके पास मैनेजमेंट है, लाइक कोई मैनेजर वगैरह, उस महिला के साथ अगर रेप कमिट कर दे, या स्टाफ मेंबर और मैनेजमेंट में जो है वो किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में जो महिला है उसी के साथ रेप कमिट कर दे, या फिर महिला का कोई रिलेटिव, गार्जियन, टीचर या कोई ऐसा पर्सन जिस पे महिला को ट्रस्ट है, या कोई पर्सन इन अथॉरिटी उस महिला के साथ रेप कमिट कर दे, या रेप कमिट करा जाए उस दौरान जब कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई है, उस दौरान रेप कमिट कर दे कोई, या फिर रेप कमिट किया जाता है प्रेग्नेंट वुमन के साथ या ऐसी वुमन के साथ जो कि कंसेंट नहीं दे सकती है, या फिर रेप करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि महिला को कंट्रोल करने की पोजीशन में है या महिला को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, या ऐसी महिला के साथ रेप कमिट किया जाता है जो सफर कर रही है किसी मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से, या फिर रेप कमिट करते हुए महिला को ग्रीवस बॉडीली हार्म कर दिया जाता है, या अपंगु कर दिया जाता है, मेम कर दिया जाता है, या डिसफिगर कर दिया जाता है, या इस तरीके से कुछ करा जाता है उसके साथ कि उसकी जो लाइफ है वो इन डेंजर हो जाती है, या फिर सेम वुमन के साथ रिपीटेडली रेप कमिट किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 एक्यूज्ड इनहेंस पनिशमेंट के लिए लायबल होता है, और कितनी पनिशमेंट के लिए लायबल होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 65 रेप विक्टिम की एज के हिसाब से रेप के लिए कुछ अलग पनिशमेंट बताता है। कहता है ये कि अगर 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ रेप किया जाता है तो तब मिनिमम पनिशमेंट मिलेगी रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 20 ईयर प्लस फाइन, और मैक्सिमम मिलेगी LR। इसको हम शॉर्ट में ना LR लिखेंगे, लाइफ इम्प्रिजमेंट, जो कि मानी जाती है रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ तक, यानी ऐसा लाइफ इम्प्रिजमेंट जिसमें पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। तो इसको ना हम शॉर्ट में LR पढ़ेंगे। तो यहां पे मिनिमम पनिशमेंट मिल रही है रिगरस इम्प्रिजमेंट 20 ईयर्स तक, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट मिल रही है LR, जिसके साथ साथ फाइन भी ऐड होगा। और सेम पनिशमेंट मिलती है तब जब महिला की जो एज है वो 12 साल से कम थी, लेकिन इसके अलावा डेथ सेंटेंस भी रेप के कॉन्विक्टेड पर्सन को दी जा सकती है। साथ ही ये ध्यान रखना है कि जो फाइन यहाँ पर रेप कॉन्विक्टेड पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा वो फाइन रेप की विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन को ध्यान में रखते हुए जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, और वो पे किया गया होना चाहिए डायरेक्टली विक्टिम को। सेक्शन 66 BNS का ये कहता है कि जो हमने रेप का ऑफेंस का पनिशमेंट देखा सेक्शन 64 के सबसेक्शन 1 में एंड सबसेक्शन 2 में, वो रेप का जो ऑफेंस है उसको करते टाइम अगर विक्टिम को इस तरह की इंजरी कर दी जाए जिससे या तो विक्टिम जो है उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो चली गई है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, अनकॉन्शियस हो गई है, मतलब इस स्टेट को ना कभी कभी मैं बोलती हूँ ज़ॉम्बी टाइप स्टेट, जिसमें हम बन जाते हैं जिंदा लाश, मतलब इस कदर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है दीन दुनिया में। तो अगर जो रेप किया गया वुमन के साथ उसका कंसिक्वेंस ये होता है कि उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो चली जाती है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, तो तब कॉन्विक्टेड पर्सन, जो अभी हमने लास्ट पनिशमेंट पढ़ी थी ना सेक्शन 65 के सबसेक्शन 2 में, उसी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। देख लो दोनों जगह सेम पनिशमेंट है, सेक्शन नंबर 66 में एंड सेक्शन नंबर 65 के सबसेक्शन 2 में, एंड सेक्शन नंबर 67 हमने डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 68 ये कहता है कि अगर किसी महिला के साथ कोई पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होते हुए या फिर फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होते हुए या पब्लिक सर्वेंट होते हुए या फिर जेल, रिमांड होम, अदर कस्टडी फैसिलिटीज जिसमें आपका वुमेन और चिल्ड्रन के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी शामिल होते हैं, वहां का कोई सुपरिटेंडेंट होते हुए या मैनेजर होते हुए या फिर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और स्टाफ में होते हुए, अगर कोई क्या करता है अपनी उस पोजीशन का, अपनी उस रिलेशनशिप का अब्यूज करता है और अब्यूज करके
इंड्यूस करता है या सिड्यूस करता है, उसके कस्टडी में या उसके चार्ज में जो महिला है, या वहां उस प्रिमाइस में जो महिला प्रेजेंट है उस महिला को, ताकि वो महिला उसके साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स करे, तो यहाँ पे ये चीज रेप वाला ऑफेंस नहीं होगी, क्योंकि इसका कुछ सीन ही अलग बन रहा है। यहाँ पे अपनी पोजीशन का, रिलेशनशिप का अब्यूज करा जा रहा है, और अब्यूज करके इंड्यूस किया जा रहा है, सिड्यूस किया जा रहा है महिला को सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के लिए, तब वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो रहा है। और सेक्सुअल इंटरकॉर्स में वही वाले एक्ट आएंगे जो हमने सेक्शन नंबर 63 के क्लोज ए से डी में पढ़े थे। तो ये जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जा रहा है बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी विद अ वुमन, ये पनिशेबल होता है मिनिमम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए एंड मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स के लिए, जिसके साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 69, जिसकी हेडिंग है सेक्सुअल इंटरकॉर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। क्या है ये चीज? ये कहता है कि अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाता है डिसीटफुल मीन्स के जरिए, या फिर शादी करने का ऐसा प्रॉमिस करके जिसको निभाने का कोई इरादा ही नहीं था, तो तब ये चीज रेप का ऑफेंस नहीं मानी जाएगी, बट सेक्शन नंबर 69 में अलग से पनिशेबल होगी विद इम्प्रिजमेंट, जो कि सिंपल या रिग्रेस हो सकती है बट एक्सटेंडेबल होगी अप टू 10 ईयर्स, जिसके साथ फाइन भी इन्फ्लिक्ट किया जाएगा। डिसीटफुल मीन्स में यहां पर इन्होंने इंक्लूड किया है इंड्यूसमेंट करना या फॉल्स प्रॉमिस करना, एम्प्लॉयमेंट का, प्रमोशन का या शादी का, आइडेंटिटी छुपाते हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन की, तो अक्सर ये चीज देखी जाती है, तो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपनी एम्प्लॉयज को अपने साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने के लिए इंड्यूस करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस देकर, प्रमोशन का प्रॉमिस देकर, और इस तरह से वो महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, झूठे जॉब के ऑफर देके, झूठे प्रमोशन के ऑफर देके। और जैसा कि वर्क प्लेस पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होते हैं, उसके लिए अलग से हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिट्रीसल एक्ट 2013, जिसको हम शॉर्ट में पॉश एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि इनेक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी ना, विशाखा गाइडलाइन, उस गाइडलाइन की वजह से। और गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के केस में। वो चीज तो होगी कि सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए पोश एक्ट है। बट अगर महिला को सिड्यूस करके, इंड्यूस करके उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करा जा रहा है, तो उसको पनिश करने के लिए सेक्शन नंबर 69 है, ताकि महिलाओं को सेफ वर्क प्लेस दिया जा सके, ऐसा वर्क प्लेस जहां पर ऐसे झूठे डिसेप्टिव मेथड्स के जरिए उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनके साथ प्रोफेशनल करियर में फेयर ट्रीटमेंट हो। यहाँ पर सप्रेसिंग आइडेंटिटी का क्या मतलब हो सकता है? लाइक कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा ये नहीं बताता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, अपना मैरिटल स्टेटस छुपाता है, अपना रिलीजन छुपाता है, या अपने बारे में कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट छुपाता है जो कि अगर पता होता तो फिर महिला इंड्यूस ना होती उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन नंबर 69 का, कि जो कंसेंट ली गई थी फॉर सेक्सुअल एक्ट, वो ली गई ऑन द प्रिटिक्स ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी का झूठा वादा करके। तो पहले अगर हम जाएं आईपीसी में, ये चीज आईपीसी के सेक्शन 375 के क्लोज 4 में डील करी जाती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए अलग से सेक्शन दे दिया है, सेक्शन 69, जिसके बारे में हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब जो शादी का वादा किया गया उसकी वजह से सेक्शन 69 का केस बनेगा और कब नहीं बनेगा। ये चीज हर एक केस टू केस वेरी करती है, और ये चीज डिपेंड करती है कि जो एक्यूज है वो क्या ट्रूली एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस शादी करना चाहता था या नहीं। अगर शुरू से ही नहीं करना चाहता था तो तब क्या चीज होगी, और अगर करना चाहता था लेकिन बाद में जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से नहीं कर पा रहा, तो तब क्या सेक्शन 69 का केस बनेगा। तो आइए इस चीज को भी जानते हैं। उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003। इन दिस केस लड़का लड़की मस्त रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, दोनों को पता था कि उनकी कास्ट अलग होने की वजह से फैमिली नहीं मानेगी उनकी शादी के लिए, अब्बा नहीं मानेंगे, पता था। उसके बावजूद भी, जैसे कि लड़के ने उसको प्रॉमिस किया हुआ था कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, शादी तो मैं तेरे से ही करूंगा, और मस्त प्यार व्यार चल रहा था उनके बीच में, तो उस वजह से लड़की उस लड़के को सेक्सुअल रिलेशन के लिए कंसेंट देती रही। बट फिर क्या हुआ, होना था वही, अब्बा नहीं माने, तो अब लड़की ने केस डाल दिया। तो कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो कंसेंट दी थी ना आपने,
वो कंसेंट हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपने अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट थी। आपको तो पता था ना कि फैमिली मानेगी नहीं, कास्ट अलग है, ये पोटेंशियल के बारे में आपको पहले से ही पता था। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने कंसेंट दी थी अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। और एक्यूज को कोर्ट एक्विट कर देती है। अब यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी केसेस मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ सेक्शन 69 में, ये केसेस तब के हैं जब वो रजिस्टर हुए थे सेक्शन 375 के क्लोज 4 में अंडर द चार्ज ऑफ रेप। हालांकि सेक्शन 69 में अब जैसे कि ये चीज गवर्न हो रही है और इसको रेप नहीं माना जा रहा है वहां पे, तो तब ये चीज अलग हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते ही उन केसेस को आपने देखना है। इसके बाद जो दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इस केस में कोर्ट ने ये बात कही कि जो कंसेंट लड़की ने लड़के को दी थी, वो कंसेंट तब कंसेंट नहीं मानी जाएगी जब वो ये प्रूव कर दे कि एक्यूज का ना स्टार्टिंग से ही इंटेंशन नहीं था शादी करने का, बट उसने क्या किया, शादी करने का प्रॉमिस किया बिना शादी करने के इंटेंशन के, एम्प्टी प्रॉमिस किया, तभी सेक्शन नंबर 69 में जाएगा मामला, अदरवाइज नहीं जाएगा। सेम ही बात प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कही गई कि जो एक्यूज है वो कभी भी इंटेंट नहीं करा होना चाहिए शादी करने के लिए, बिना ऐसे इंटेंशन के वो प्रॉमिस किया होना चाहिए। उसका जो डेलिब्रेट फॉल्स प्रॉमिस है शादी करने का, वो ही उसका केस लाएगा सेक्शन नंबर 69 के दायरे में। लेकिन वहीं अगर स्टार्टिंग में इंटेंशन तो शादी करने का था, तभी प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए जिनके बारे में पहले पता था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं, लाइक लड़का लड़की की कास्ट अलग थी, लाइक लड़का लड़की के माँ बाप एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे, शादी कराते ही नहीं, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है जिससे शादी ना हो पाए। तो अगर ये चीजें पहले से ही पता थी, फिर अगर शादी नहीं हो पाती है इन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो तब सेक्शन नंबर 69 में नहीं जाएगा मामला। जाएगा तब जब सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस किया गया हो अपने लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए, अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए डिसीटफुली। इसलिए दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। प्रूव ये करना पड़ेगा जो प्रॉमिस किया गया था वो झूठा था फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो गलत इरादे से किया गया था, गुड फेथ में नहीं किया गया था, एंड उस फॉल्स प्रॉमिस की वजह से ही डायरेक्टली जो महिला थी वो इन्फ्लुएंस हुई थी उसको सेक्सुअल रिलेशन के लिए हाँ करने के लिए। ये दोनों चीजें अगर एक बार प्रूव कर दी जाए तो तब सेक्शन नंबर 69 इन्वोक किया जा सकेगा। ये कहा गया था प्रमोद पंवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 के केस में। वहीं अगर कोई शादीशुदा महिला है और उसको शादी करने का वादा करके इंड्यूस किया जाता है सेक्सुअल रिलेशन में, तो तब वो महिला यहां पर सेक्शन नंबर 69 का केस नहीं दाखिल कर सकती है। ये कहा गया था प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2013 के केस में। आई होप यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 69 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये दो केसेस और यहाँ पर लिखे हुए हैं लेटेस्ट के, ये केसेस भी एक बार आप पढ़ लेना। सेक्शन 70 गैंग रेप की बात करता है, जिसमें सबसे पहले सबसेक्शन 1 में गैंग रेप की डेफिनेशन एंड पनिशमेंट दे रखी है। तो कह रहे हैं कि अगर एक या एक से ज्यादा लोग एक महिला का रेप करते हैं जो कि पार्ट है किसी ग्रुप का, या फिर एक्ट कर रहे हैं इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, तो इन दैट सिचुएशन हर एक इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व था वो गैंग रेप के ऑफेंस के लिए लायबल होगा, और उसको पनिशमेंट मिलेगी मिनिमम रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर एंड मैक्सिमम LR, जिसके साथ साथ फाइन भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन अगर जो गैंग रेप किया गया है वो किया गया है माइनर के साथ, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ, तो तब मिनिमम जो पनिशमेंट मिलेगी वो होगी LR, जिसके साथ फाइन भी इंक्लूड किया जाएगा, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट जो दी जा सकेगी वो होगी डेथ सेंटेंस। बाकी जो फाइन यहाँ पर लगाया जाएगा सबसेक्शन 1 में या सबसेक्शन 2 में, ध्यान यही रखना है कि जो फाइन है वो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंस एंड रिहेबिलिटेशन को कंसीडर करते हुए जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए और पे किया गया होना चाहिए डायरेक्टली विक्टिम को। इसके अलावा गैंग रेप के बारे में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बाकी तो 2 या 2 से ज्यादा जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब फिजिकली विक्टिम का रेप किए हों, उनमें से कोई एक भी अगर कर रहा है और बाकी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में एक्ट कर रहे हैं, तो सभी की लायबिलिटी आएगी गैंग रेप वाले ऑफेंस के लिए। ये कहा गया था राजू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2025 के केस में। बाकी आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताना कि क्या एक महिला गैंग रेप के लिए गिल्टी हेल्ड हो सकती है। सेक्शन 71 ये कह रहा है कि अगर कोई प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है सेक्शन 64 में या फिर 65 में या फिर 66 में या फिर 70 में, एंड फिर से वो अगर इनमें से किसी भी सेक्शन में कन्विक्ट किया जाता है, तो सब्सिक्वेंटली
उसको पनिशमेंट मिलेगी मिनिमम LR प्लस फाइन एंड मैक्सिमम डेथ सेंटेंस। तो ये हो गया आपका सेक्शन 71 जो कि बात करता था रिपीट ऑफेंडर्स के लिए पनिशमेंट की। ध्यान रखनी है इसकी हेडिंग भी। और सेक्शन नंबर 69 जो मैंने आपको कराया था ना, वो अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि वो न्यूली ऐड किया गया सेक्शन है, वहां से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 64 से लेकर 71 तक हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस की पनिशमेंट पढ़ी। इस तरह के ऑफेंस के बारे में जब एलिज किया जाता है कि ये किसी महिला के साथ किया गया है या फिर ऐसा पाया जाता है कि हाँ ये किसी पर्टिकुलर महिला के साथ किया गया है, तो वो अल्टीमेटली ऐसे ऑफेंस की जो विक्टिम है उसके लिए सेक्शन 72 ये प्रावधान करता है कि ऐसी विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करी जाए। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में कह रहे हैं कि ऐसी विक्टिम का ना तो नाम और ना ही कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे ऐसी विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील हो सके, क्या नहीं करना है, प्रिंट नहीं करना है, पब्लिश नहीं करना है। और अगर करें तो पनिशमेंट मिलेगी। कितनी पनिशमेंट? इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 2 years प्लस फाइन। इसीलिए जो रेप विक्टिम होती हैं उनका ना तो फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में, जर्नल में, मैगजीन्स में पब्लिश करना है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जजमेंट आएंगे ऐसे केसेस में, उसमें भी उन्होंने अवॉइड करना है कि वो विक्टिम का नाम डिस्क्लोज ना करें टू प्रोटेक्ट हर डिग्निटी एंड प्राइवेसी विच इज हर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया था भूपिंदर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में, NS रामकृष्णा वर्सेस स्टेट के केस में। वहीं बिजॉय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2017 के केस में कहा गया था कि ना तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ना ही ट्रायल के दौरान सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो विक्टिम्स होती हैं उनका नाम रिवील नहीं करना है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। और क्यों इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंशियल रखना, ये सारी चीजें भी इस केस में इन्होंने बताई थी। वहीं सेक्शन 72 के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में अच्छी खासी गाइडलाइन दी थी। ये कहा था कि जो आइडेंटिटी है विक्टिम की वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होनी चाहिए थ्रू एनी मीडिया कवरेज, एनी मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया जो है वो क्यों ना हो। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ नाम रिवील नहीं करना है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है जिससे कि रिकॉग्नाइज किया जा सके कि हाँ ये पर्टिकुलर महिला है जिसके साथ कोई पर्टिकुलर सेक्सुअल ऑफेंस किया गया। इसीलिए किसी भी तरह की ऐसी डिटेल विक्टिम के बारे में ना ही प्रिंट करनी है ना ही पब्लिश करनी है। उस विक्टिम का कोई स्यूडोनिम यूज किया जा सकता है, जैसे कि निर्भया रेप केस में निर्भया नाम यूज किया गया था, जब तक कि एब्सोल्युटली जरूरी ना हो टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। किन सिचुएशन में डिस्क्लोज करी जा सकती है वो अभी हम बाद में देखेंगे। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी ये चीज मैंडेटरी है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट इस तरह के विक्टिम से जो रिलेटेड होते हैं उनको सील्ड कवर रखेंगे एंड उसका जो सब्सटीट्यूट पब्लिक के लिए एक्सेसिबल रखना है उसको बनाएंगे एनोनिमाइज वर्जन में। साथ ही जो FIR होती हैं रिलेटेड टू रेप विक्टिम, रिलेटेड टू पॉक्सो विक्टिम्स, वो भी पब्लिक नहीं करनी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि FIR पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। जब मामला होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस का अगेंस्ट द विमेन, अगेंस्ट द चाइल्ड, तो तब वहां पर FIR पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं रहती है। और विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग विक्टिम नेम्स RTI के परव्यू में भी नहीं आते हैं। RTI लगा के उसका डिस्क्लोजर नहीं मांगा जा सकता है। और भी कई गाइडलाइंस इस केस में कोर्ट ने दी थी, वो एक बार आप गो थ्रू कर लेना। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी। यहां पर एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, सेक्शन 366 जो BNSS में दे रखा है उसके सबसेक्शन 2 में ये बात मेंशन है कि सेक्शन 64 से 68, सेक्शन 70, सेक्शन 71 BNS में जो ऑफेंस की इंक्वायरी एंड ट्रायल होता है, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4, 6, 8, 10 में जो इंक्वायरी एंड ट्रायल होती है उसके लिए जरूरी ये चीज है कि वो होना चाहिए इन कैमरा, प्राइवेटली, एंड प्रिसाइडिंग जज जो होता है ऐसे इंक्वायरी एंड ट्रायल में वो होनी चाहिए वुमन जज और वुमन मजिस्ट्रेट। ओके। और सेक्शन 366 का ही सबसेक्शन 3 ये भी कहता है कि इस तरह की प्रोसीडिंग की डिटेल्स विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट पब्लिश नहीं करी जा सकती हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन नंबर 73 पर चले जाओ सीधे, क्योंकि सेक्शन 73 ये कहता है कि सेक्शन 72 ऑफ BNS में, जैसे कि हमने पढ़ा, सेक्शन 64 से लेकर 71 तक के जो ऑफेंसेस हैं उस ऑफेंस की जो विक्टिम है उसका नाम या कोई भी ऐसी चीज उसके बारे में रिवील नहीं करनी है जो कि उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे। तो उसी ऑफेंस की अगर किसी कोर्ट के समक्ष प्रोसीडिंग चल रही है
तो उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई मैटर पब्लिश प्रिंट नहीं करना है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। और अगर ऐसा किया जाता है तो तब सेम ही पनिशमेंट है जैसे कि सेक्शन 72 में पढ़ी थी हमने, इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 2 ईयर प्लस फाइन। एक्सप्लेनेशन ये चीज क्लियर करता है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, उनकी प्रिंटिंग, उनका पब्लिकेशन सेक्शन 73 में ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, क्योंकि पहले ही हमने ये चीज कुछ केसेस में क्लियरली समझ ली है कि जो जजमेंट्स होते हैं उनमें खुद ही जो कोर्ट्स हैं वो कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके से जो विक्टिम की आइडेंटिटी है, एंड रिसेंट का केस तो आपको ध्यान ही होगा, कोलकाता डॉक्टर रेप केस 2024। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस टाइम पर थे चंद्रचूड़, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि किस तरह से इलीगली इस केस में इन्वॉल्व रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को शेयर किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि निपुण सक्सेना केस में जो गाइडलाइन दी थी उसका स्ट्रिक्ट कंप्लाई किया जाना चाहिए। और ये तो ध्यान ही होगा आप लोगों को कि किस तरह से उस रेप विक्टिम को निर्भया 2 का नाम देने लगे जैसे कि किसी मूवी का सीक्वल हो। तो इस चीज को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। कौन सी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना अलाउ किया जा सकता है? तो सबसे पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर ये चीज करी जा रही है बाय और अंडर द रिटन ऑर्डर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, जो कि गुड फेथ में फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो विक्टिम है उसी ने अगर रिटन ऑथोराइजेशन दे दिया है, या फिर जो विक्टिम है वो मर गई है या कोई बच्चा है या वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाली है, तो तब उसका जो नेक्स्ट किन है वो राइटिंग में डिस्क्लोजर की अथॉरिटी दे सकता है, नेक्स्ट किन लाइक उसका कोई रिलेटिव वगैरह। लेकिन ये जो ऑथोराइजेशन है ये दिया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ किसको? टू द चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, बाकी किसी अदर पर्सन को नहीं। ये चीज ध्यान रखनी है। और रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से जिसको रिकॉग्नाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं जो कि हार्ड कॉपी में मिलेंगे, ठीक है, पहले ही बता रही हूँ, हार्ड कॉपी में मिलेंगे, पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, तो आप उनको परचेज करने के लिए यहाँ पर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पहले मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करती थी ना, तो सारे जो चेपू है ना वो पूरा चेप लेते होते और ऐसे के ऐसे, जैसे मेरे नोट्स है बस पीछे से मेरा बैकग्राउंड हटाया, अपना बैकग्राउंड लगाया और बेच रहे हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब मैं सिर्फ हार्ड कॉपी ही प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन जो चेपू होते हैं ना वो रुकते नहीं है, वो कहीं से भी मतलब चेप लेते हैं। मतलब कोई मेहनत नहीं करना चाहता, खुद से मेहनत करें, बनाए ना, उठाओ जो भी अच्छा कंटेंट दिख रहा है जिसका पूरा चेप दो, ऐसा का ऐसा ही चेप दो, कुछ अपनी तरफ से मेहनत करनी ही नहीं है। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे से पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट मत करना, आपको हार्ड कॉपी ही मैं प्रोवाइड कर पाऊंगी। बीएनएस, बीएसए, टीपीए, टीपीसी, ये 4 सब्जेक्ट अभी मैंने हार्ड कॉपी में लॉन्च किए हुए हैं। आने वाले टाइम में बीएनएसएस और काफी सारे सब्जेक्ट हैं जो भी मतलब आने वाले टाइम में मैं बनाऊंगी वो आएंगे हार्ड कॉपी में ही। ओके।